ओएसएम विवाद में छात्रों की टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार का एक्शन जारी है। सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटा दिया है और पूरे मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह को हटा दिया गया है। उनकी जगह लोखंड प्रशांत सीताराम को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता पर गाज गिरी है। उन्हें पेरेंट कैडर तो भेजा ही गया है। 2030 तक उनके डेपुटेशन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल हिमांशु गुप्ता के हाथ में ही पूरी ओएसएम प्रक्रिया की कमान थी। सीबीएसई का सिस्टम फेल हो गया। नतीजों में भारी गड़बड़ियों के बाद से लाखों छात्र टेंशन में हैं। ओएसएम की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों के बड़े आरोप लग रहे हैं। छात्रों के आरोपों पर केंद्र सरकार एक्शन में आई है, हरकत में आई है। एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और पूरी गड़बड़ी की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीएसई के सचिव पर गाज गिरी है। सीबीएसई सचिव पद से हटाए गए हैं हिमांशु गुप्ता सीबीएसई में वित्तीय प्रबंधन का काम देखते थे। इसके अलावा हिमांशु गुप्ता प्रशासनिक और एफिलिएशन का काम भी देखा करते थे। लिहाजा जिस डिस्क्रिपेंसीज का खुलासा हुआ है, आरएफपी में जो बार बार बदलाव हुए उसका खुलासा हुआ है, उसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई है। बहरहाल सीबीएसई सचिव पद से हटाए गए हैं हिमांशु गुप्ता, गृह मंत्रालय भेजे गए हैं। आईएएस हिमांशु गुप्ता को मूल कैडर गृह मंत्रालय भेजा गया। विस्तारित कूलिंग ऑफ की शर्त के साथ मूल कैडर भेजा गया है। दिसंबर 2030 के बाद ही केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे हिमांशु गुप्ता। जब आपको बताते हैं कि आखिर कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है। मूल कैडर में भेजना, कूलिंग पीरियड, मूल कैडर में भेजे जाने के बाद बदलाव नहीं होता। यह निर्धारित समय सीमा या विराम अवधि है। 2030 तक कूलिंग पीरियड में रहेंगे हिमांशु गुप्ता। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। वरुण भारद्वाज सीबीएसई के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। सचिव पद से हटाए गए हिमांशु गुप्ता की जगह लेंगे वरुण भारद्वाज। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ उन अधिकारियों की विदाई हुई है, दूसरी तरफ नए अधिकारियों को कार्यभार दिया जा रहा है। मधुरेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, मूल रूप से देखा जाए तो हिमांशु गुप्ता के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी थी। जाहिर है या उनकी सीधी इसमें मिली भगत होगी या उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया से अपने को अलग किया होगा। दो में से एक ही बात हो सकती है, क्योंकि जो आरएफपी में बदलाव हुए हैं बिना हिमांशु गुप्ता की जानकारी के ये बदलाव संभव नहीं है। देखिए, बिल्कुल रमेश, कतई संभव नहीं है, क्योंकि वित्तीय व्यवस्था की जो तमाम जिम्मेदारी है वो इन्हीं के कंधे में थी। और जो इस वक्त निर्णय सरकार ने लिया है उसको अगर बारीकी से हम देखें तो चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों को उनके पद से हटाया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। मूलतः अगर हम देखें तो चेयरमैन को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जगह भी मिल गई, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर राहुल सिंह तैनात भी हो गए। लेकिन अगर आप हिमांशु गुप्ता की बात करें तो न सिर्फ उनको मूल कैडर में भेजा गया है, बल्कि कूलिंग पीरियड में भी 2030 तक भेजा गया है। अभी तक वो क्या पद संभालेंगे, क्या जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, ये तय नहीं हुआ है। यानी जो कटघरे में व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है वो सीधे सीधे हिमांशु गुप्ता हैं। और हिमांशु गुप्ता को लेकर बड़े सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ओएसएम की अगर टेंडर प्रक्रिया की बात करें तो उसमें बड़े गड़बड़ झाले के जो तमाम संकेत और प्रमाण हैं वो लगातार दावों के रूप में पेश किया जा रहे हैं। जिसमें आप टेंडर प्रोसेस में लगातार बदलाव को देखिए। 3 बार टेंडर के प्रोसेसिंग होते हैं, उनके तमाम जो हम कहें कि प्रावधान है उसमें बदलाव किया जाता है, आरएफपी में बदलाव किया जाता है। तो जाहिर तौर पर जो बड़े और गंभीर सवाल हैं, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उस कंपनी को लेकर सवाल है, उसके बैकग्राउंड जो है उसको खंगाल कर देखा जा रहा है कि किस तरह से वो ऑलरेडी एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। तो जाहिर है कि हिमांशु गुप्ता को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त की स्थिति में अगर आप देखें तो जो गंभीर सवाल है वो सीबीएसई की। मधुरेंद्र, एक और बात सामने आती है कि जब आप ये आरएफपी में बदलाव करते हैं तो आपको एक रिटर्न जस्टिफिकेशन देना होता है। कमेटी बकायदा एक रिटर्न जस्टिफिकेशन लिखती है कि साहब ये वजह है इसलिए हमने आरएफपी में बदलाव किया है। जाहिर है जांच होगी तो ये बात सामने आएगी अगर है या लिखा है या नहीं है।
देखिए बिल्कुल गंभीर जांच की जरूरत है। एक कमेटी बनी है, जाहिर तौर पर वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इस तरह की कंपनी के जिम्मे आप इतने लाखों बच्चों के हम देखें तो भविष्य को कैसे सौंप सकते हैं, जिसके परफॉर्मेंस को लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं, जिस पर यह दाग है कि उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, और ये भी दाग है कि किस तरह से उसके पिछले रिकॉर्ड में देखा गया कि बच्चों ने उसके कारण आत्महत्याएं तक की। इस तरह के भी दरअसल आरोप लगे हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए तो इस तरह के सीबीएसई की जो पूरी प्रक्रिया इस वक्त सवालों में है, उसमें जो लोग जिम्मेदारी के कटघरे में खड़े हैं उसमें सीधे तौर पर हिमांशु गुप्ता को देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है। मधुरेन, सवाल तो ये होगा कि आपने एक आईएएस अधिकारी की जवाबदेही तय करने के लिए, जांच करने के लिए दूसरे आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया है, तो लोग तो यहां भी सवाल उठाएंगे। बिल्कुल, जांच आप एक बड़ी कमेटी बना सकते थे, उसमें लॉ ऑफिसर्स ला सकते थे, ताकि बहुत पारदर्शी जांच हो जाती है। बिल्कुल रमेश, ये इंडिपेंडेंट हम कहें तो समूचे जांच प्रक्रिया पर सवाल है कि ऐसी स्थिति में जो एक स्वतंत्र जांच की हम बात करते हैं, इतने बड़े हम कहें कि आरोपों के स्वतंत्र जांच की बात करते हैं, वो कैसे संभव हो पाएगा। और एक सदस्य उनको ही दरअसल नियुक्त करना है, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो कुछ और सदस्य को शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से तो ये सवाल जो उठ रहा है, ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश की प्रक्रिया है, कि जो जिम्मेदार लोग हैं दरअसल उनको उनकी कुर्सी से हटा दो, ट्रांसफर कर दो। कोई निलंबित नहीं हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी निलंबित नहीं हुआ है। इतने बड़े आरोप के बाद भी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर के प्रोसेस को ही अपनाया बिल्कुल, गया है। ये तो एक तरह की प्रशासनिक अदला बदली है, मैं कहूंगा, इसको मैं कार्रवाई भी नहीं मानता। लेकिन एक बड़ा सवाल है, ठीक दूसरी तरफ शिक्षा से जुड़ी जो स्थायी समिति है पार्लियामेंट की, वो भी इस मामले को देख रही है। तो जाहिर है, क्योंकि वहां पर दिग्विजय सिंह उसके चेयरमैन हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, तो क्या वहां भी इन चीजों पे चर्चा होगी, वहां से भी कुछ खुलासा होने की संभावना है आने वाले दिनों में। ये देखना दिलचस्प होगा। एक बड़ी मधुरेन, आप बने रहिए हमारे साथ। देश की सबसे बड़ी स्कूली परीक्षा संस्था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से जुड़े ओएसएम विवाद पर केंद्र सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। जांच कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। सीबीएसई के ओएसएम विवाद पर केंद्र सरकार का सख्त एक्शन। सीबीएसई चेयरमैन और सचिव तत्काल प्रभाव से हटाए गए। ओएसएम सर्विस की टेंडर प्रक्रिया की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से जुड़े ओएसएम विवाद को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को हटा दिया गया है। दरअसल सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। बड़े पैमाने पर हुई कथित गड़बड़ियों के आरोपों के बाद यह कदम उठाया गया है। सीबीएसई के सचिव रहे हिमांशु गुप्ता पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। आईएएस हिमांशु गुप्ता को उनके मूल कैडर गृह मंत्रालय भेज दिया गया है। हिमांशु गुप्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें विस्तारित कूलिंग ऑफ की शर्त के साथ मूल कैडर भेजा गया है। इसका मतलब यह है कि हिमांशु गुप्ता दिसंबर 2030 के बाद ही केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे। इसके साथ ही ओएसएम प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमेटी का भी गठन किया गया है। यह समिति पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। इस समिति की अध्यक्षता कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की अध्यक्षा श्रीमती एस राधा चौहान करेंगी। जांच कमेटी को जरूरत के मुताबिक दूसरे विभागों के अधिकारियों से सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये समिति अपनी रिपोर्ट 1 माह के भीतर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को पेश करेगी। दरअसल 13 मई को सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था। 12वीं की परीक्षा की कॉपियां जांचने के लिए पहली बार कंप्यूटर स्क्रीन यानी ओएसएम सर्विस का इस्तेमाल किया गया था। रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों ने नंबरों को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई है। दरअसल इस पूरे विवाद में सियासी दलों ने भी अपनी रोटी सेंकनी शुरू कर दी थी। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गड़बड़ी के आरोपों के बीच फौरन एक्शन में आए। उन्होंने सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग की।
दो टूक संदेश दे दिया कि छात्रों ने जो शिकायतें उठाई हैं उनका हल निकाले बिना इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीएसई ने पहली बार पूरी तरह से डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया है, जिसका मकसद ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाना और रीवैल्यूएशन प्रोसेस को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना है। जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर कर रहा हूँ, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सीबीएसई के अंदर हो, सीबीएसई के बाहर हो या सरकार के अंदर हो, हम सारे व्यक्तियों को हम सब अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में हम कुछ ही चीज़ों से हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। ऑन स्क्रीन मार्किंग के तहत छात्रों की कॉपियों को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा जाता है। सीबीएसई का दावा है कि इससे कॉपियां जल्दी और बिना किसी भेदभाव के जांची जाती हैं। लेकिन इस सिस्टम के लागू होने के बाद छात्रों ने कई तरह की शिकायतें की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है और जांच कमेटी का ऐलान भी कर दिया है। अब जांच के बाद सीबीएसई के लूप होल्स की असली वजह सामने आएगी, लेकिन सवाल सीबीएसई की साख का है, सवाल लाखों छात्रों के भरोसे का है, और जो इस बार हुआ है उसने छात्रों के भरोसे को तोड़ने का काम किया है। टीम न्यूज़ नेशन। सवाल सीबीएसई की साख का तो है ही, सवाल 17 लाख छात्रों के भविष्य का भी है। आखिर चंद फायदे के लिए 17 लाख बच्चों के भविष्य को क्या दांव पे लगा दिया गया, ये आरोप लग रहा है सीबीएसई के अधिकारियों पर। इधर वरुण भारद्वाज सीबीएसई के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। सचिव पद से हटाए गए हिमांशु गुप्ता की जगह लेंगे वरुण भारद्वाज। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो जाहिर है एक ऐसा माहौल, एक ऐसी चुनौती सीबीएसई के इन अधिकारियों के सामने, न सिर्फ सीबीएसई को अपनी साख बचानी है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में जो भी खामी है उससे भी बाहर निकलना है। मधुरेन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेन, एक और बात उठती है कि हमें यह भी देखना होगा, एक तरफ एक सदस्यीय जांच समिति जांच करेगी, दूसरी तरफ स्टैंडिंग कमेटी भी इस पूरे मामले को देख रही है। आपको लगता है कि पारदर्शिता की उम्मीद की जा सकती है, सच्चाई सामने आएगी, उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जिस फॉर्मेट में कमेटी बनाई गई है उस पर सवाल तो अभी से उठने लगे हैं कि क्या ये वाकई जांच करेगी, क्या ये वाकई एक ऐसे रिपोर्ट को लेकर आएगी जिससे जो इस वक्त मौजूदा स्थिति पैदा हुई है उससे पर्दा उठ पाएगा, चाहे वो टेंडर के प्रोसेस में सवाल को पैदा करने वाली बात हो, या फिर आप जो पूरा का पूरा आंसर शीट है उसके चेक करने में जो गड़बड़ियाँ हुई उसकी बात को लेकर देखें, और एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर जो फाइनेंशियल फेलियर्स हैं उसको लेकर देखें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त की स्थिति में हम देखें तो जो पूरे के पूरे, अगर हम 17 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं तो वहीं तक मसला सीमित नहीं है, बल्कि आप एक पूरे परिवार के तौर पर देखें तो करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट बैच जो है, जो कि अगले एग्जाम में अपीयर होगा, उसके अंदर भी संशय की स्थिति है। तो आप समझिए कि कई करोड़ लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं और जाहिर तौर पर भविष्य से प्रभावित हैं। बिल्कुल सही आपने कहा मधुरेन, कई करोड़ों में कहूंगा परिवार इससे जुड़े हुए हैं, उन सबको झटका लगा है। बहरहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, चेयरमैन पद से हटाए गए राहुल सिंह को कृषि विभाग में भेजा गया है। राहुल सिंह कृषि और कल्याण विभाग में भेजे गए हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है राहुल सिंह को। इधर राहुल सिंह परीक्षाओं का संचालन देखते थे। राहुल सिंह के पास परीक्षा सुधार की निगरानी की जिम्मेदारी थी, और जाहिर है इन सब मामलों को देखते हुए इन अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पे मैं कहूँगा ट्रांसफर किया गया है। खासकर राहुल सिंह को एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बनाया गया है। इधर लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। केंद्र ने लोखंडे प्रशांत को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राहुल सिंह की जगह लेंगे लोखंडे प्रशांत सीताराम। राहुल सिंह को कृषि एवं कल्याण विभाग में भेजा गया है। कृषि एवं कल्याण विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। जाहिर है ये एक चुनौतीपूर्ण मौका होगा लोखंडे प्रशांत सीताराम के लिए।
ऐसे वक्त पर जब सीबीएसई की साख सवालों के घेरे में है। ओएसएम को सीबीएसई ने यह कहकर लॉन्च किया था कि इससे बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं यानी आंसर शीट्स की जांचने की प्रक्रिया को सटीक, पारदर्शी, हाईटेक और तेज किया जाएगा। लेकिन ओएसएम खुद आरोपों के जाल में उलझ कर रह गई। ओएसएम का टेक्निकल सिस्टम और इसका टेंडर दोनों सवालों के घेरे पे नजर आ रहा है। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर विवाद का वो तूफान खड़ा हुआ जिसने सीबीएसई के सिस्टम और साख दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। हालत ये हो गई कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले हर चौथे छात्र ने ओएसएम से असंतुष्ट होकर अपनी आंसर शीट की दोबारा जांच की मांग की। इसने ओएसएम को लेकर सीबीएसई के दावों की हवा निकाल दी। बात निकली तो दूर तलक गई। ओएसएम की प्रणाली ही नहीं, इसके टेंडर पर भी सवाल उठे। आरोप लगा कि नियमों में बदलाव कर एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि ओएसएम है क्या। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग परीक्षा की कॉपियों की जांच करने की आधुनिक डिजिटल तकनीक है। सीबीएसई ने इसे मुख्य रूप से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया है। पारंपरिक रूप से शिक्षक पेन से कॉपियां जांचते थे, लेकिन ओएसएम सिस्टम के तहत कॉपियों का मूल्यांकन कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटली किया जाता है। अब ये समझिए कि आखिर ओएसएम कैसे काम करता है। इसका सबसे अहम हिस्सा है डिजिटल स्कैनिंग। परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं यानी फिजिकल आंसर शीट्स को हाई रेजोल्यूशन स्कैनर्स की मदद से डिजिटल इमेज पीडीएफ में बदल दिया जाता है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए मास्किंग की जाती है। छात्र की पहचान जैसे नाम, रोल नंबर और स्कूल के नाम को पूरी तरह से डिजिटल रूप से छिपा दिया जाता है और उसकी जगह एक सीक्रेट कोड आवंटित किया जाता है ताकि जांचने वाले शिक्षक को छात्र की पहचान का पता न चले। ओएसएम सिस्टम को लागू करते समय दावा किया गया था कि इससे अंकों के योग यानी टोटलिंग में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि टीचर को खुद नंबर जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर सिस्टम हर प्रश्न के अंकों को ऑटोमेटिकली जोड़ता है, जिससे टोटलिंग की मानवीय गलतियां खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा डेटा सीधे सर्वर पर अपलोड होने के कारण अंकों को मैन्युअल रूप से बोर्ड की वेबसाइट पर चढ़ाने का समय बच जाता है, जिससे परिणाम जल्दी तैयार होते हैं। लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद ओएसएम सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसकी 4 बड़ी वजह है। पहली वजह, धुंधली कॉपियां। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के कुछ छात्रों ने जब अपने नंबर से असंतुष्ट होकर आंसर शीट की डिजिटल कॉपी मंगवाई तो वो हैरान रह गए। वो कॉपियां इतनी धुंधली थी कि उस पर लिखे शब्द साफ साफ पढ़े भी नहीं जा रहे हैं। फिर टीचर ने उन्हें कैसे पढ़ा होगा, कैसे नंबर दिए होंगे। बहुत से छात्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी स्कैन्ड कॉपी को सबूत के तौर पर दिखाया। दूसरी वजह, कॉपी मिसमैच और सॉफ्टवेयर में त्रुटि।
सीबीएसई ने ओएसएम के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया उसमें कई तकनीकी और मानवीय गलतियां सामने आई। दावों के उलट जल्दबाजी और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते कई सवालों के जवाब चेक नहीं हो सके। आरोप है कि स्टेप मार्किंग भी सही तरीके से नहीं हुई, जिसके चलते प्रतिभावान छात्रों के साथ भी नाइंसाफी हुई। तीसरी वजह, स्कैन की हुई आंसर शीट में गड़बड़ी। स्कैन की हुई कॉपी के धुंधला और अस्पष्ट होने के कारण कई गंभीर त्रुटियां मौजूद थी। आरोप है कि किसी कॉपी में हैंडराइटिंग अलग थी, किसी में पूरे पन्ने नहीं थे, तो कोई आंसर शीट बदल दी गई थी। चौथी वजह, वेबसाइट ठप, छात्र परेशान। रिजल्ट से असंतुष्ट लाखों छात्रों ने भारी संख्या में दोबारा मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। इसके लिए वो बोर्ड की वेबसाइट री एवेल्युएशन के लिए पहुंचे तो भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट ही ठप पड़ गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 में मार्क्स वेरिफिकेशन और कॉपियों की रीचेकिंग के लिए करीब 1.31 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन इस साल 4 लाख से अधिक छात्रों ने करीब 11.31 लाख कॉपियों के दोबारा जांच की मांग की है, जो ओएसएम की सटीकता पर बहुत बड़ा सवाल है। मोटे तौर पर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार नतीजों से असंतुष्ट छात्रों की संख्या में करीब 238% बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ओएसएम लागू होने से बोर्ड परीक्षा में सफल छात्रों का प्रतिशत भी कम हो गया। ओएसएम की तकनीकी प्रणाली को लेकर खामियों का मुद्दा गर्मा चुका था। इस बीच ओएसएम के टेंडर पर प्रश्न चिन्ह लग गए और इसके केंद्र बिंदु में थी वो कंपनी जिसे सीबीएसई ने ओएसएम का ठेका दिया था। इसका नाम है कोएम्प्ट एजुटेक। आरोप है कि ये एक दागी पृष्ठभूमि वाली कंपनी है। इल्जाम है कि कोएम्प्ट एजुटेक को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर के नियम जानबूझकर बदले गए और इस कंपनी के जरिए ओएसएम प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए जो मूल्यांकन किया गया उसमें काफी गलतियां पाई गई। झारखंड के रहने वाले 17 साल के छात्र के ब्लॉग ने ओएसएम टेंडर को कटघरे में खड़ा कर दिया। सार्थक सिद्धांत ने अपने ब्लॉग में सीबीएसई ओएसएम टेंडर को लेकर गहरी पड़ताल की। सीबीएसई की व्यवस्था में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। एक ऐसी कंपनी को 17 लाख छात्रों की ओएसएम आंसर शीट मूल्यांकन का ठेका मिला, जिसका अतीत विवादित रहा है। इल्जाम है कि टेंडर की पूरी प्रक्रिया को इस तरह घुमाया गया ताकि अंत में नतीजा कोएम्प्ट एजुटेक के पक्ष में आए। आरोप है कि 3 राउंड टेंडर में पात्रता और तकनीकी जरूरतों को इस तरह से व्यवस्थित रूप से बदला गया जिससे अंततः हैदराबाद के कोएम्प्ट एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड को फायदा पहुंचा। सार्थक सिद्धांत ने कहा कि टेंडर के 3 अलग अलग चरणों में हुए बदलाव की समीक्षा की। इसमें उन्हें 15 खामियां मिली। I have wrote a blog that compares the tender documents of CBSE and I have uploaded it and I have published it, and I have just compared both of them and I found some discrepancies, and yes, that's pretty much. There were many discrepancies, ma'am. Like there were at least 15 discrepancies as per my blog. I would like to highlight 3 or 4 of them. The first, let me give a background about Coempt. I think we all have a background about Coempt, that Coempt was named as Globe Arena and they have a very shady background. 23 students killed themselves because of Coempt. Now we have that clear. I'd like to tell you about RFP. RFP is request for proposal, and what happens is basically that the government issues a tender. CBSE is a government entity. It issued a tender. It issues a tender and it asks the bidder to bid for it. आरोप है कि ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेक्निकल और एलिजिबिलिटी के स्टैंडर्ड को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी के 3 टेंडर राउंड में धीरे धीरे कम किया गया। यह प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक कोएम्प्ट एजुटेक इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। सीबीएसई के टेंडर प्रोसेस को लेकर आरोप है कि नियमों को इस तरह बदला गया ताकि ये बदलाव कोएम्प्ट एजुटेक की प्रोफाइल को सूट करे। खराब परफॉर्मेंस से जुड़े 3 क्लॉज को नए आरएफपी से पूरी तरह से हटा दिया गया। पहले वाले आरएफपी में ब्लैक लिस्टेड नाम का एक क्लॉज था, जबकि नए आरएफपी में इसे बदल दिया गया। I have compared both these tenders, these old RFP and the new RFP, on the 2nd May and the 28th August, and I found some discrepancies which I like to share. The first discrepancy is that in the old tender, there were 3 clauses of poor performance that the service, like the service provider, which happens to be Coempt, would be disqualified if they have poor performance. But in the new RFP, it was totally wiped out. The second clause I'd like to point out
was a blacklisted loophole. In the earlier RFP, there was a clause called blacklisted earlier. It was called blacklisted earlier. In the new RFP, it was changed to blacklisted currently. Why would the board want why would the board want a service provider which had been blacklisted earlier? The third thing I found out was the 50 crore limit which you needed to qualify, and it was like a 50.86 crores limit. 50 crore limit, and Coem qualified that by 1.7%. आरोप यह भी है कि कोएम टेजुटेक प्राइवेट लिमिटेड को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट के मापदंडों को बदला गया, जिससे बड़े वेंडर्स को नुकसान पहुंचा। कोएम टेजुटेक पहले ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजीज के नाम से जानी जाती थी। आरोप है कि ये वही सॉफ्टवेयर फर्म है जिसका नाम 2019 के तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा विवाद से भी जुड़ा था। बताया जाता है कि उस परीक्षा में गड़बड़ी के बाद 23 छात्रों ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन कोएम टेजुटेक ने सफाई देते हुए कहा है कि उसने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। कंपनी के मुताबिक उसने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। सार्थक के अलावा महज 19 साल के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर निसर्ग अधिकारी ने भी इस मामले की गहराई से जांच की और अहम खुलासे किए। निसर्ग के मुताबिक ओएसएम पोर्टल में इतने लूप होल थे जिसकी वजह से स्कैन की गई आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर उपलब्ध हो गए थे। आरोप है कि परीक्षा रिकॉर्ड से जुड़े वेब सर्विस क्लाउड स्टोरेज बकेट को ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया था। पोर्टल का आर्किटेक्चर इतना कमजोर था कि कोई भी यूजर आईडी यूआरएल में बदलाव करके छात्रों की आंसर शीट डाउनलोड कर सकता था। तो इस तरह ओएसएम का तकनीकी सिस्टम जहां आरोपों से घिरा है, वहीं टेंडर प्रक्रिया को लेकर निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। ये विवाद किसी एक कंपनी या एक ठेके का नहीं है। इससे सीबीएसई की विश्वसनीयता और करोड़ों छात्रों का भरोसा जुड़ा है। एग्जाम सिस्टम की साख और डिजिटल शिक्षा व्यवस्था की सिक्योरिटी से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये देश की नई पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन। इधर सीबीएसई ओएसएम की जांच एक सदस्यीय कमेटी करेगी। ओएसएम की जांच एस राधा चौहान करेंगी। 1 महीने के भीतर एस राधा चौहान को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।